तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक अपडेट देता हूँ, और ये अपडेट हमारे सनातन धर्म की एक अनसुलझी गुत्थियों में से एक गुत्थी है। एक 13 साल की लड़की इस बार कुंभ में उसका पिंडदान होगा। अब इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि उसके माँ बाप ने उसको कुंभ के हवाले कर दिया। बाकायदा वो फिर से सनातन धर्म में जाएगी। हालांकि सनातनी ही है, लेकिन दैनिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से वो सन्यासी जीवन में आएगी। उसका बाकायदा पिंडदान होगा, माँ बाप की मर्जी से होगा। तो अब अनसुलझी रहस्य की बात क्या है इसमें? किसी भी इंसान के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य का दान करना, और एक 13 साल की लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आना कि वो अपने परिवार को, माँ बाप को, घर गृहस्थी को छोड़ के किसी सन्यासी के साथ उसकी शागिर्दी में रहे, जीवन की तमाम खुशियों को छोड़े। ये तमाम चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। खासकर आजकल के टाइम में तो एकदम नहीं देखने को मिलती कि कोई लड़की अपने घर परिवार का साथ छोड़े। आज जहाँ सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तमाम तरह की और चीज़ें हैं, ऐसे हाल में सबको छोड़ के आगे बढ़े, सन्यासी धर्म का पालन करे, दोस्त यार रिश्तेदार उनसे मतलब ख़त्म करें, माँ बाप भी पत्थर का कलेजा करके उसका पिंडदान कर दें, परिवार से तमाम रिश्ते ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार कुंभ में ये चीज़ होगी। उम्मीद है कि उसमें कोई लीगल अड़चन ना आए कि एक 13 साल की लड़की को सन्यासी नहीं बनने दिया जा सकता, जो कि वो बालिग नहीं है। खैर, उम्मीद है कानून इसमें इंटरफेयर ना करे तो अच्छा होगा, क्योंकि परिवार वालों की मर्जी है। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज से कुछ साल पहले एक केस हुआ था दिल्ली में, और आज भी दुनिया में कोई भी केस हो, किसी लड़की के साथ गलत काम हो, किसी लड़की की इज्जत लूटी जाए, तो उसी केस से कंपेयर किया जाता है। हालांकि 2024 इस केस में एक और इजाफा कर देता है। एक नया नाम, एक नया केस जुड़ जाता है जिसको और ब्रूटल माना जाता है। इसमें इंसाफ के लिए भी लोग लड़ रहे हैं कि शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन अभी तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। FSL की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि RGKR मेडिकल कॉलेज में जहां उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी, वहां पे स्ट्रगल के कोई सबूत ही नहीं थे। यानी उस लड़की ने उस कमरे में कोई संघर्ष ही नहीं किया। अब ऐसे हाल में दो ही चीज़ें हो सकती, या तो उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ ही ना हो, या फिर गलत काम किसी दूसरी जगह हो। अब जिस हिसाब से उस लड़की की शारीरिक हालत थी, नाखून उखड़ जाना, कूल्हा टूट जाना, उंगलियां मुड़ के पीछे चली जाना, पूरे जिस्म पे नोचने के, खसोटने के निशान का पाया जाना, ये कोई कह ही नहीं सकता कि इस लड़की के साथ गलत काम नहीं हुआ। उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, ये हम सभी जानते हैं। प्रथम दृष्टिया ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसमें कोई पोस्टमार्टम या फिर मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फॉरेंसिक टीम ये कहती है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे हाल में असल क्राइम सीन कोई और ही था जिसको बर्बाद किया गया। और जब तक क्राइम सीन का ही अता पता ना हो, तब तक फिर कितने का आरोपी हैं, किसने क्या किया, ये भी कैसे कंफर्म होगा। खैर, जब से ये तमाम घटनाएं हुई, हमारे देश में न्याय, कानून व्यवस्था, लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए। जैसे कुछ साल पहले दहेज के बड़े केसेस आते थे, तो उसको लेके फिर 498 शुरू किया गया। दहेज उत्पीड़न का एक अलग से मुकदमा चला गया, फैमिली कोड बनाया गया। उस टाइम तक तो ये चीज़ें ठीक ठाक चली, लेकिन अब जो कहने सुनने में, न्यूज़ में आता है कि इन कानूनों का बड़ा दुरुपयोग होता है, बड़े गलत तरीके से इन कानूनों को देखा जाता है। महिलाएं, लड़कियां जिसे चाहती हैं उसे फंसा देती हैं, लड़का बेचारा पिसता रहता है। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू। कभी किसी कहानी में आप हीरो, कभी किसी कहानी में वो हीरो। खैर, ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में केस आया दिल्ली में, जो लगभग निर्भया केस से मिलता हुआ था। निर्भया के टाइम में जहाँ बस थी, इस केस में एक ट्रक थी। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। दिल्ली के यमुनानगर में बात 8 जनवरी साल 2025 की है, यानी इसी साल, इसी महीने के कुछ दिन पहले की बात है, यानी कल की। आज 9 है, कल की 8 जनवरी साल 2025 को
एक महिला यमुनानगर पुलिस स्टेशन में आती है, बेहद घबराई हुई। पुलिस के पास आती है, कहती है कि मुझे बात करनी है आप लोगों से। पूछते हैं क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, कोई फीमेल हो तो उससे बात किया जाएगा। पुलिस वालों को लगा कि शायद मामला गंभीर है। उन्होंने फौरन एक महिला पुलिसकर्मी को उसके पास भेजा और कहा कि जाओ पूछो क्या हुआ। ये सवाल अब वो महिला पुलिसकर्मी उस महिला से पूछती है कि आपको क्या हुआ। इतने में वो महिला बताती है कि मैं आज मार्केट की तरफ जा रही थी और इसी यमुनानगर में मेरे फादर फ़ोन करते और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक ट्रक खड़ा था, उसी के पास खड़ी हो गई, अपने फादर का इंतज़ार करने लगी। सुबह का टाइम था, ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं। मुझे लगा तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, क्या ही दिक्कत है। ट्रक में शायद कुछ लोग सो रहे थे, फादर मेरा थोड़ा लेट से आ रहे थे। इसी दौरान ट्रक से कुछ लोग उतरते हैं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, मुझे उस ट्रक में खींचा गया। यानी ट्रक में जितने लोग बैठे थे वो तमाम लोग इस महिला को ट्रक में खींच लेते हैं। खींचने के बाद फिर ड्राइवर ट्रक स्टार्ट करता है। लड़की बेचारी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ट्रक तेजी से सड़कों पे दौड़ने लगा, लेकिन इसी दौरान एक ऑटो वाला वहाँ खड़ा था। उसने जब उस महिला की चीख सुनी लगातार, तो फिर उसने अपना ऑटो उस ट्रक के पीछे लगा दिया। अब दिक्कत ये थी कि सामने ट्रक, अब ऑटो ओवरटेक करके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। ट्रक वाले पता नहीं किस मूड में, वैसे भी एक लड़की की इज्जत लूट रहे हैं, तो फिर बचने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर भी लगातार पीछा करते रहे ऑटो वाले। ट्रक में टोटल 3 लोग थे। तीनों ने बारी बारी इस महिला के साथ गलत काम किया। बारी बारी से इस महिला से अपनी हवस मिटाई, इसके साथ रेप किया, गैंग रेप किया। घंटों तक ये ट्रक दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती रही। सेम वैसे जैसे निर्भया केस में किसी ने कोई मदद नहीं की, जैसे उसमें बस दौड़ रही थी, इसमें ट्रक दौड़ रही। उसके बाद जब उन लोगों का मन भर गया तो फिर उन्होंने उस महिला को रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। रेलवे स्टेशन के पास उस महिला को फेंका गया। ऑटो वाला फौरन आता है, महिला अपने आप को संभालती है। ऑटो वाला फौरन से ऑटो में बैठाता है, ट्रक से छोड़ के भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान फिर ये महिला अपने मोबाइल फ़ोन को निकालती है और ट्रक का फ़ोटो क्लिक कर लेती है। अब ट्रक का फ़ोटो क्लिक किया जा चुका था। महिला पुलिस स्टेशन आ चुकी थी। उसने तमाम कंप्लेन और अपने पर जो कुछ गुजरा था उसको बड़े इत्मीनान से बताया कि मेरी इज्जत के साथ इस जगह पे खिलवाड़ हुआ। पुलिस जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद पहले तो सदमे में आ जाती है कि दिल्ली जैसी जगह फिर से ट्रक सड़कों पे दौड़ता रहा, महिला के साथ गलत काम, टाइम से जांच पड़ताल नहीं की और कहीं 2-4-6 घंटे भी लेट हो गया तो फिर मीडिया, आम लोग, सोशल मीडिया, इज्जत जानी तय है। लिहाजा पुलिस वालों ने भी फौरन जांच पड़ताल शुरू की। चूंकि अब ट्रक का नंबर था तो फिर ट्रक वाले को उठाया गया और उससे अब तबीयत से पूछताछ की गई। शुरुआत में ट्रक वाले ने कहा साहब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब पुलिस तो आखिर पुलिस, वो माने कैसे। उसने अपना तरीका अपनाया, लेकिन बार बार ट्रक वाला बेचारा मना करता रहा, कह रहा कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। अंत में पुलिस वालों को भी लगा कि शायद ये ड्राइवर सच बोल रहा। तब उन्होंने पूछा कि आखिर इस महिला के साथ अगर कुछ हुआ नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, तो तुम्हारी ट्रक का फोटो कैसे, एक एक चीज डिटेल में कैसे। जब ये पूरी कहानी पूछी गई तब उस ट्रक ड्राइवर ने कहानी बताई। उसने कहा कि साहब ये बात सच है कि मेरा ट्रक एक जगह खड़ा था, यह भी सच है कि ये महिला वहां खड़ी थी, लेकिन इसी दौरान कुछ सामान लेने के लिए मैं नीचे उतरता हूं। नीचे उतरने के बाद फिर वापस आकर ट्रक पे चढ़ता हूं। इसी दौरान देखता हूं कि ये महिला और इसके साथ एक लड़का पहले से ही ट्रक में चढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा डर गया। डरने के बाद पूछने लगा आप लोग कौन है। इस पे वो महिला बताती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे और जितने चीजें उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं बचाओ बचाओ चिल्लाऊंगी। ड्राइवर ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं। इस पे उस महिला ने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे
तो तुम्हारे ऊपर मैं रेप का चार्ज लगा दूंगी। इसी बात को लेके महिला और उसके साथ जो साथी था महिला का और इस ट्रक ड्राइवर में झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर तक नॉर्मल बातचीत, उसके बाद कहा सुनी, फिर हाथापाई। इसी दौरान महिला को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। प्लान इनका फेल हो चुका था, लिहाजा महिला ट्रक से उतरते हैं। उसके बाद यमुना नगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और फेक रेप केस का दर्ज करवाने लगती है FIR। उसके बाद फिर चूंकि पुलिस वाले पकड़ते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तब ये कहानी आई। अब उस महिला को और उसके साथी को तलाश किया जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस यहाँ पे मामले को गंभीरता से दोनों तरफ से ना लेती, केवल महिला का ही पक्ष सुन लेती, मामला कोर्ट तक जाता, मेडिकल होता, तो इससे पहले बेचारा बरी होता। 6-7 साल इसकी ज़िंदगी के गुजर चुके होते। और वजह क्या? किसने पैसा नहीं दिया। यानी आज हमारे देश और इकलौता हिंदुस्तान एक ऐसा देश मुझे लगता है जहाँ पे कानून के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम ये काम करो, नहीं तो ये धारा लगेगी और इतने दिन तुम अंदर जाओगे। और आम जनता का आप आलम देखिए, उसे भी पता है कि भले ही मामला फर्जी है, ये भी पता है कि मैं बाइज्जत बरी तो हो जाऊंगा, लेकिन बीच का गैप यानी इल्ज़ाम लगने से बाइज्जत बरी होने के बीच का जो गैप है, वो फासला इतना ज़्यादा है कि आम जनता डरी हुई है। हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट, तमाम तरह के कोर्ट भले ही बने हुए, लेकिन इतनी तारीख, इतनी पेशियां, वो भी तारीख 6-6 महीने बाद। आप क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत की जमा पूंजी दे देते हैं, यहां नहीं देते तो फिर वकीलों को दे देते हैं, और ऐसे ही इनकी पूरी जिंदगी गुजरती चली जा रही, और ऐसे ही कानून का फायदा लोग उठा रहे हैं। खैर, तो ये बड़ी अजीब अफसोसनाक कहानी थी। मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहिए। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।